नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में रक्षा बजट पर चर्चा करेंगे। हाल ही में भारत ने जो 2026-27 का बजट पेश किया है, उसमें रक्षा बजट को फिर से बढ़ा दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार रक्षा बजट में ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। आइए देखते हैं, रक्षा बजट खर्च तो बढ़ गया है, तो क्या इसकी गुणवत्ता भी बढ़ी है? देखते हैं हम आगे। यह स्थिति अन्य वित्तीय दबावों और दूसरी प्राथमिकताओं के साथ संतुलन के दृष्टिकोण से आवश्यक समझी जा सकती है, लेकिन इस मामले में राजस्व व्यय जैसी प्रतिबद्धता खर्च में लचीलेपन की गुंजाइश को और सीमित करती है। इसीलिए तात्कालिक परिचालन आवश्यक और दीर्घकालिक रणनीतिक परिवर्तन के बीच संतुलन साधना भारतीय सामरिक नीति नियंताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह है वित्त मंत्री सीतारमण, जिन्होंने अभी हाल ही में बजट पेश किया है। 9वीं बार ये बजट पेश की हैं। ये पहली बार हुआ है जब रविवार के दिन बजट पेश हुआ है। आम बजट में रक्षा व्यय में बढ़ोतरी वैश्विक एवं क्षेत्रीय रणनीतिक उथल-पुथल के बीच निरंतरता का एक संकेत है। बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष 6.81 लाख करोड़ से अधिक है। इससे 2.19 लाख सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए, इनमें 63,733 करोड़ विमान एरो इंजन के लिए और 25,023 करोड़ नौसेना के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष 5.5 लाख करोड़ राजस्व व्यय के लिए, इनमें पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि सरकार ने रक्षा आत्मनिर्भरता के अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। नागरिक प्रशिक्षण तथा अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटकों कलपुर्जों का मूल सीमा शुल्क से छूट देने तथा विमान रखरखाव मरम्मत कायाकल्प में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर शुल्क माफ करने का निर्णय इसका संकेत है कि राजकोषीय नीति को औद्योगिक रणनीति के साथ समन्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये उपाय घरेलू एरोस्पेस निर्माण को मजबूत करने, आयात निर्भरता को कम करने के लिए, विशेष रूप से रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं की प्रीमियम श्रेणी में यह बात और सटीक बैठती है। भारत का रक्षा बजट भारत का रक्षा बजट निरंतर बढ़ने पर है। मतलब भारत हर साल अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है, जो देश के जटिल सुरक्षा परिदृश्य के संज्ञान से प्रेरित है। भारत को तीन तरफ से सुरक्षा करना है। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, आजकल बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते सही नहीं, और उत्तर पूर्व में चीन देश स्थित है। तो इन तीन सीमाओं पर हमको अपनी सेना के लिए आधुनिकीकरण करना है। हो सकता है आने वाले समय में तीनों के साथ हमको एक साथ युद्ध करना पड़ जाए। ऐसे प्रदेश को उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर तनाव से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में केंद्रित है। इसीलिए पुराने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन गया है। हमें बढ़ते आवंटन को नई तकनीकों की बढ़ती लागत जैसी तकनीकें पेच में नहीं फंसना चाहिए। हमें बस यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना है कि जो आवंटन किया गया है वह प्रभावी ढंग से खर्च भी किया जाए। इसमें व्यय की गुणवत्ता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी दिशा में यह एक अच्छा संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय यानी नई तकनीकों एवं आधुनिकीकरण पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2020 से 25 के बीच में रक्षा पूंजीगत व्यय लगभग 9.1% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो पिछले दशक की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। इस क्रम में वेतन, पेंशन, रखरखाव वाले राजस्व व्यय का हिस्सा घटा है। स्पष्ट है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी जैसी सुनियोजित कदम भविष्य की सैन्य क्षमताओं को आकार देने में महती भूमिका निभाएगा। इस प्रकार परिवर्तन रणनीतिक रूप से आवश्यक हो गया है। यदि भारत को पारंपरिक सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उन्नत विमानों, पनडुब्बियों, ड्रोन, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं में निवेश करना ही होगा। भारत को अपनी सैन्य पावर क्षमता को और अधिक बढ़ाना होगा। यह अच्छी बात है कि पूंजीगत व्यय बढ़ा है, लेकिन यह अभी भी अपेक्षित रूप से कम है। याद रखना होगा कि वित्तीय बाधाएं, प्रतिस्पर्धा विकास प्रतिस्पर्धाएं, राजस्व व्यय का संरचनात्मक बोझ सैन्य आधुनिकीकरण की गति को सीमित करते हैं। इसी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तकनीक की भूमिका निर्णायक होती जा रही है।
आजकल सेना में तकनीकी की भूमिका क्या है, निर्णायक होती जा रही है। दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपनी सेना में क्या कर तकनीकी को अपना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तकनीकी को अपना रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं। भारत को इस दिशा में भी आगे बढ़ना होगा, इसीलिए हमें अपने प्रयास तेज करने होंगे। खासतौर से चीन जैसे देश को देखते हुए अपनी अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्मों, साइबर क्षमताओं, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और एआई क्षमता प्रणालियों में भारत की तुलना में भारी भरकम खर्च कर रहा है। समय के साथ भारतीय सामरिक नीति नियंताओं ने भी साइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध, अंतरिक्ष और ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देना शुरू किया है, लेकिन इन क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन पारस्परिक प्लेटफॉर्मों में निवेश की तुलना में कम ही है। यदि भारत को इस अंतर को कम करना है तो रक्षा अनुसंधान और विकास में निरंतर बुद्धि महत्वपूर्ण होगी। हाल के वर्षों में आत्मनिर्भर भारत पहल ने भी रक्षा खर्च की संरचना को बदला है। बीते कुछ वर्षों के दौरान 70% से अधिक पूंजीगत खरीद स्वदेशी स्रोतों के लिए निर्धारित की गई है। भारत को क्या करना है, अपने जो स्वदेशी हमारे हथियार हैं या सेना के लिए जो भी आवश्यक सामान है, उनको हमको स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। मतलब भारत से बनी हुई चीजों को ज्यादा खरीदना पड़ेगा, जिससे हमें क्या हो, विदेशों पर निर्भरता हमारी कम हो सके। जैसे अभी कावेरी इंजन की बात हो रही है जो विमान में लगता है, इस पे चर्चा हो रही है। तो इस पर भारत को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए, जिससे फाइटर जेट को चलाने के लिए जिस इंजन की जरूरत होती है, भारत उस इंजन को स्वदेशी तरीके से खुद अपने देश में ही बना सके। अभी हम क्या है, फाइटर जेट के इंजन के लिए किस पे निर्भर है, यूएसए के। अभी तेजस विमान के लिए फाइटर तेजस विमान भारत को मिलने में जो देरी हुई है, वो यूएसए से जो इंजन उसमें लगेगा वो आने में देरी होने की वजह से ही विमान भारतीय सेना को मिलने में देरी हुई है। तो अगर भारत खुद का इंजन बना लेगा तो इन सब टाइम पे सेना को विमान मिलते रहेंगे, जो घरेलू निर्माण क्षमता को विकसित करने और आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में दृढ़ता को दर्शाता है। इस रणनीति के अच्छे परिणाम भी मिले हैं। रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड तेजी आई है, रक्षा निर्यात भी तेजी से बढ़कर करीब 23,500 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया। लगभग 90 देशों को निर्यात से इसमें विविधता भी झलकती है। लगभग कितने देशों को हथियार निर्यात करता है भारत, 90 देशों को निर्यात करता है। स्पष्ट है, ऐसा विकास भारत की रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ाते हुए उसके भू राजनीतिक कद को विस्तार देता है। भारत क्या धीरे धीरे निर्यात को भी बढ़ा रहा है। कितना निर्यात करता है, लगभग हथियारों का 23,500 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। निष्कर्ष देखते हैं, इससे रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को भी मान्यता मिली है। इसके बावजूद भारत में पहले क्या था, हथियारों बनाने या फाइटर जेट को बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने अब प्राइवेट सेक्टर को भी मान्यता दिया है, जिससे क्या हो, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़े और भारत को स्वदेशी हथियार ज्यादा से ज्यादा मिल सके। आत्मनिर्भरता की अपनी सीमाएं हैं, खासतौर से उच्च स्तरीय अधुनातन तकनीकों एवं हथियारों के मामले में विदेशी निर्यात निर्भरता कायम है। इस अंतर को पाटने के लिए केवल नीति ही नहीं, मंशा भी दिखानी होगी। इसके लिए शोध एवं विकास के निरंतर निवेश, सक्षम इकोसिस्टम, खरीद एवं बजट क्रियान्वयन में व्यापक दक्षता की आवश्यकता होगी। निरंतर बढ़ोतरी के बावजूद जीडीपी के अनुपात में हमारा रक्षा खर्च अभी भी 2.2% पर ही अटका हुआ है। जीडीपी के मामले में अगर देखा जाए, रक्षा जो खर्च है वो 2.2% पे ही, ये बढ़ नहीं रहा है। जीडीपी के भी मामले में हमको रक्षा खर्च बढ़ाना होगा। यह स्थिति अन्य वित्तीय दबावों, दूसरी प्राथमिकताओं के साथ संतुलन के दृष्टिकोण से आवश्यक समझी जा सकती है, लेकिन इस मामले में राजस्व व्यय जैसी प्रतिबद्धता खर्च में लचीलेपन की गुंजाइश को और सीमित करती है। इसीलिए तत्कालिक परिचालन आवश्यकताओं और दीर्घकालिक रणनीतिक परिवर्तन के बीच संतुलन साधना भारतीय सामरिक नीति नियताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस कसौटी पर रक्षा बजट पारंपरिक विरोधाभासों को भी दर्शाता है, जो महत्वाकांक्षाओं, वित्तीय सीमाओं से जुड़ा है। रक्षा क्षेत्र को बड़े आवंटन के साथ भविष्य की तो दिशा तो स्पष्ट है, लेकिन यदि इसे सही तरह से अमल में लाना नहीं लाया जाता तो क्षमताओं में वृद्धि की गति प्रभावित हो सकती है। मतलब भारत रक्षा बजट को जितना अभी बढ़ाया हुआ है, ये अभी भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। इतने बड़े देश की सुरक्षा करने के लिए हमें और आधुनिक सेना की जरूरत पड़ेगी और आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें रक्षा बजट निरंतर बढ़ाना पड़ेगा। चीन के मुकाबले अभी हमारा रक्षा बजट बहुत कम है, और चीन जैसे देशों को अगर हमें टक्कर देना, उसके मुकाबले आगे खड़ा होना पड़ेगा, तो हमें अपने रक्षा बजट को और अधिक से अधिक बढ़ाना होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।